अच्छा तरीका बैंकुले सर और वसंत टीचर सर ने ढूंढा है कि पूरा प्रोग्राम कर देने का और बाद में एक आदमी को अध्यक्ष बना देने का और उसको घड़ी दिखा देने का कि अब तुम 1/4 हो जाओ, 1/4 बोलो। ये बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक रहता है। मेरे ख्याल से पहली बार आदिवासी विचार मंच के माध्यम से अध्यक्ष बोला गया हूँ। मैं समझ रहा हूँ अध्यक्ष क्या होता है, अब मुझे समझ में आ रहा है। आप सब लोग आगे आगे आ जाइए, जो पीछे बैठे हैं आ जाइए थोड़ा प्लीज, सब लोग आगे आ जाइए। विलास गवारी सर और जितने शशिकांत केंगरे सर, उनके साथ ही जो बाकी ऑफिसर्स है जिनका सत्कार हम लोगों ने किया, जो बुक का इनॉग्रेशन यहाँ पर हुआ, जिसका प्रकाशन हम सब लोगों ने मिलकर किया, एक आदमी नहीं, ये समाज की बुक है तो सब लोगों ने मिलकर प्रकाशन किया। और बाद में जिन लोगों का हम लोगों ने सत्कार किया, उन तमाम लोगों के लिए और आप अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। राघोजी भांगरे और जितने महापुरुष है, इनके बारे में जो रिसर्च के पेपर्स और वो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने देखा वो बुक में काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों, एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, जो हमेशा हम लोग बोलते थे कि भाई समाज नेताओं के विचारों से नहीं चलेगा, समाज के शहीदों के विचारों से चलेगा। ये चीज प्रूफ होती है। जो आदिवासियों का एक्चुअल हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उस पे भारत का एनसीईआरटी डिपार्टमेंट, भारत का सोशियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और भारत का जो हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट है, ये मुंह छुपा रहा है अभी। आदिवासी इतिहास पे बोलने की कोई, यानी आदिवासी इतिहास के बारे में बोलना ही नहीं चाह रहा है कोई। ये अंग्रेजों की पुण्याई है। वो दुश्मन आदिवासियों के थे, ऐसा सब लोग बोलते हैं। अगर दुश्मन, किसी का दुश्मन उसका इतिहास लिख दे, इससे बड़ी बात देश में नहीं, विश्व में कहीं नहीं हो सकती। सब लोग बोलते हैं कि आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ में लड़े, उनके खिलाफ बगावत की आदिवासियों ने। उसके दूसरी तरफ यह सवाल खड़ा होता है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों का इतिहास क्यों लिखे। किसी उच्च वर्णीय भारतीय ने आदिवासियों का इतिहास ईमानदारी से नहीं लिखा। किसी उच्च वर्णीय भारतीय ने नहीं लिखा। किसी और भारतीय साहित्यकारों ने आदिवासियों का इतिहास इतना डिटेल और इतनी गंभीरता से नहीं लिखा जितना अंग्रेजों ने लिखे हैं। डॉक्टर एल्विन, जे.एच. हटन, ये आदिवासियों के वास्तविक महापुरुष है, जिनकी वजह से आदिवासी नाम आज भारत में जिंदा है। साथियों, 4 महीने पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक चर्चा हुई, जिसमें यह बात तय की गई कि किस देश में सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ है, किस देश में सबसे ज्यादा संघर्ष हुआ है, ऐसे देश का नाम बताइए। और वो संघर्ष करने वाली जो वर्ग है, जो संघर्ष करने वाला वर्ग है, उसका नाम सामने आना चाहिए। ऐसा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिस्कस हुआ।
विश्व की सबसे रेपुटेड यूनिवर्सिटी मानी जाती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप इंग्लिश में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी को यूज करते हैं। जब ये चर्चा हुई तो सबसे पहला नाम भारत का आया कि भारत में सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाला वर्ग कौन सा है। साथियों, इस देश में आर्य आए, उनके खिलाफ भी आदिवासियों ने संघर्ष किया, और जो जो लोग भारत में आए उनके खिलाफ में आदिवासियों ने संघर्ष किया। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो आर्यों के आक्रमण है आदिवासियों पर, उसके साथ आज तक के आदिवासी संघर्ष कर रहा है। ऐसा विश्व के किसी देश में नहीं हुआ जो भारत में हुआ है। आदिवासी पिछले 4000 साल से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है, अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करना है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। सब सरप्राइज हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि ऐसे कैसे एक वर्ग हमेशा 4000 साल से सिर्फ संघर्ष ही कर रहा है, बचाव ही कर रहा है। ऐसा कौन सा वर्ग है भाई, ये कौन सा वर्ग है? जब बात सामने आई कि भारत के आदिवासी ऐसे हैं, तो इतना शर्मनाक इतिहास किसी देश का नहीं है जो भारत का है। भारत में 4000 साल से आदिवासियों की प्रताड़ना शुरू है, उनका शोषण शुरू है, उनपे यातनाएं हो रही है 4000 साल से। ऐसा इतिहास तो कहीं किसी देश का नहीं दिखाई देता है जो भारत का है। और आदिवासियों का संघर्ष का अगर इतिहास, युद्ध का इतिहास नहीं है। आदिवासियों ने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किए, यह पहली बात। आदिवासियों ने अपने आप को बचाने के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए, अपनी जल जमीन जंगल को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष किया, युद्ध नहीं किया। अपने बचाव में लड़ने को संघर्ष बोलते हैं। युद्ध की कोई रणनीति आदिवासियों ने अपनाई नहीं, क्योंकि आदिवासी कभी किसी पर हमला करके उसके अधिकारों को स्नैच करना, उसको अपने उस पर अतिक्रमण करना, यह आदिवासी सिद्धांत के खिलाफ है, यह आदिवासी संस्कृति के खिलाफ है। ऐसा इतिहास ही आदिवासियों का नहीं मिलता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सरप्राइज हो गए सब लोग कि आदिवासी 4000 साल से संघर्ष कर रहे हैं और वो आज भी जिंदा है। और वो आखिरी जो बैटल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल है आदिवासियों का, जिसको संवैधानिक लड़ाई बोलते हैं हम लोग। साथियों, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो बोगस आदिवासी है उनको आरक्षण का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन भी नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोलता है, उससे बड़ा कोर्ट देश में कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ना मानते हुए महाराष्ट्र सरकार आदिवासियों के संदर्भ में बोगस आदिवासियों को संरक्षण प्रदान करती है और एक जीआर निकाल के उसको सबके सामने रख देती है। इसका रिएक्शन देखो आप कि इस देश में आदिवासियों को आरक्षण इनकी मर्जी से मिलेगा, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि अपना आरक्षण कौन सी श्रेणी में चले गया है, किनके हाथों में चले गया है, कौन चाहते हैं आदिवासियों को आरक्षण मिले, कौन चाहते हैं आदिवासियों को आरक्षण ना मिले, और कौन आदिवासियों के बीच में सैचुरेशन यानी कंफ्यूजन खड़ा करना चाहते हैं। उनकी पहचान जब तक कि आप नहीं करोगे, आप देश में जिंदा नहीं रह सकते। दूसरी तरफ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, दूसरी तरफ आपकी नजरों के सामने मणिपुर है, जो महाराष्ट्र के आदिवासियों के साथ में हुआ है, वो मणिपुर के आदिवासियों के साथ में भी हुआ है। वहां पे भी जो आदिवासी है ही नहीं, जो उच्च वर्णीय से संबंधित है, उनको इन्होंने आदिवासी डिक्लेयर कर दिया।
वो 6 शेड्यूल का एरिया है और वो आदिवासियों का स्टेटस इसलिए मांगे क्योंकि उनको आदिवासियों की जमीनों को हथियाना था। आज क्या हाल है मणिपुर के? राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रहा है मणिपुर। लोग हजारों लोग आदिवासी मारे गए हैं। देश में आदिवासी राष्ट्रपति है, वो भी चुप है, प्रधानमंत्री चुप है, देश के नेता चुप है, देश के संगठन चुप है। सब देख रहे हैं कि एक राज्य कैसे उद्ध्वस्त हो रहा है आदिवासियों का। अब वहां राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है। एक ये परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति कि पिछले 20 साल में जितने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हुए आदिवासियों के फेवर में, 2011 का जजमेंट जिसमें सब लोग एक अलग अलग बात करते हैं, लेकिन मैं एक बात यहां पर बताना चाहता हूं। अभी प्रचार चल रहा है, एक मौसम चल रहा है समाज में कि हम बोगस आदिवासियों के खिलाफ में लड़ रहे हैं। उसके लिए चंदा इकट्ठा होता है, उसके लिए सब अलग अलग काम करते हैं। किसी ने जो मिशन है बिरसा ब्रिगेड आदिवासी विचार मंच का जो मिशन है, इसके बारे में कोई कभी ऐसा प्रचार वचार नहीं दिखता कि इन्होंने क्या किया है। 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है नंदाबाई भील का, आपने भील का बहुत अच्छा उल्लेख किया आपके बुक में। वो नंदाबाई भील का जो जजमेंट आया है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका पूरे देश में बिरसा ब्रिगेड की थी। वो जजमेंट आता ही नहीं, उसका संघर्ष तो निचली कोर्ट से शुरू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक गया है। और वो पहला जजमेंट बना पूरे देश का, जहां बोला गया है कि आदिवासी इस देश के मूल मालिक है, उनको पहला नागरिक और आदिवासी मूल निवासी होने का दर्जा मिलना चाहिए, उनको सम्मान देने की जिम्मेदारी सरकार और प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक की है। ये जजमेंट है बिरसा ब्रिगेड का, आदिवासी विचार मंच के माध्यम से जो आपको दिखाई दे रहा है आज। साथियों, बोगस आदिवासी की समस्या जो है, ये टेम्परेरी समस्या है, ये बदलती रहती है, रोज बढ़ रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं। अब ये टेम्परेरी समस्या परमानेंट समस्या की तरफ कन्वर्ट हो गई है, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है। हमारी पूरी एनर्जी जो है पढ़े लिखे लोगों की, ये बोगस आदिवासियों के पीछे खड़ी कर दी जा रही है और समाज की जो मुख्य मुद्दे हैं उससे हमारी एनर्जी को बाहर कर दे रहे हैं, हमारे ध्यान को भटका दे रहे हैं। आज मैं कम समय में मुझे आपको कुछ बोलना है, मैं बहुत सीरियस बात आपके सामने रखना चाहता हूं। भारत सरकार यूसीसी लागू करने की बात कर रही है, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं, समान नागरिक संहिता। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी मुस्लिम के खिलाफ में नहीं है, किसी क्रिश्चियन के खिलाफ में नहीं है, या किसी और लोगों के खिलाफ में नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल और केवल आदिवासियों के खिलाफ में है। उसका मुख्य कारण यह है कि अगर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो आदिवासियों के अंतरराष्ट्रीय अधिकार समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आदिवासियों के विशेष अधिकार हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपके अपने रूढ़ी परंपरा के जो अधिकार है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। आपको इंटरनेशनल कोर्ट में जो आपके जो यूनाइटेड नेशंस के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आदिवासियत के अधिकार है, जो आपके आने वाली जनरेशन को मिल सकते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। ये देश यूनिफॉर्म सिविल कोड में बंद जाएगा, यहां कोई आदिवासी नहीं होगा। इन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिए कि भारत में सभी आदिवासी है। आरएसएस का एजेंडा है, भारत में सभी आदिवासी है। सभी आदिवासी के पीछे उन्होंने जो आर्यों का वास्तविक चेहरा है वो छुपा दिया। आर्य बाहर से आए, ये बात को छुपाने के लिए सब आदिवासी डिक्लेयर कर दिया जाता है। और भारत की जो एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री है, जो यहां की कल्चरल हिस्ट्री है, उसको खत्म किया जाता है। अभी तक के डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ भारत सरकार का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और यूनाइटेड नेशंस में कि यहां का
जो एंथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री, जिसको आप लोग मानव शास्त्रीय इतिहास बोलते हैं, तो उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन भारत सरकार सामने नहीं लाई। कहने का तात्पर्य यह है कि अब आपका आरक्षण खत्म, आपकी पहचान खत्म, आपका अस्तित्व खत्म, आपकी नेक्स्ट जनरेशन जिंदा कैसे रहेगी? अब कोई राघोजी भांगरे नहीं है, अब कोई बिरसा मुंडा नहीं है, कोई टंटा भिल नहीं है, आप ही लोग हैं। आप क्या करोगे ये बताइए? आपकी जनरेशन के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? कोई मिशन ही नहीं है हमारे पास। ये छोटा सा संगठन, मैं ये संगठन, मैं वो संगठन, ये टाइम पास क्यों कर रहे हैं आप? देख नहीं रहे कि आप पे क्या हो रहा है? आपको ये भी नहीं मालूम कि यूसीसी का संबंध हमारे जीवन से कैसे है। दिन ब दिन आदिवासियों की जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा है। बाकी किसी की भी जमीन है वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन आदिवासियों से संबंधित जितनी जमीन है उसको सरकारी जमीन और उसको नेशनल प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी इन लोगों ने डिक्लेयर किया है। ये कितनी डेंजर बात है। ये जो चल रहा है इस देश में, वो आपके बच्चों के भविष्य नहीं, आपके बच्चे की मौत डिसाइड करने के तरफ वो जारी है। और आपकी नजरों के सामने आपके आने वाली पीढ़ी की मौत डिसाइड हो रही है और आप मुख दर्शक बन के देख रहे हो। उसी आरएसएस को आप लोग पैसा देते हो जो तुम्हारे मरने की प्लानिंग करते हैं, जो तुम्हारी पहचान को खत्म करते हैं। कैसा समाज है ये? कौन सी इंटेलेक्चुअलिटी है? कैसी सामाजिकता है ये? ना गेंगले ने किया क्या? राघोजी भांगरे ने किया क्या? अगर उन्होंने एडजस्टमेंट किया होता तो राघोजी भांगरे राजा होता। उसको पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी देने के लिए गवर्नमेंट तैयार थी। तुम सरेंडर कर दो, यहां का तुमको राज दे देते हैं। मैं यहां पे कुछ राजाओं के नाम देखा, मैं महाराज जवाहर संस्थान, इनसे बड़ी राजवट, इनसे बड़ी एम्पायर दे रहे थे राघोजी भांगरे को। सरेंडर नहीं हुआ, फांसी के तख्ते पे चढ़ गया। इसको बोलते हैं सामाजिक त्याग, जिसको बोलते हैं। इन लोगों की यही विचारधारा समाज को बचा सकती है। आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, आज अपने पास थोड़ी जमीन है, पहचान है, आरक्षण है, स्वरक्षण है, ये उन लोगों के भरोसे है जो लोग समाज के लिए मरे हैं। जो समाज का उपभोग करे उनके लिए नहीं है, उनकी वजह से नहीं है। समाज का उपयोग करना, समाज का उपभोग करना और बाद में समाज को भूल जाना, समाज को यूज करना सिर्फ। बेचारे जिन्होंने आरक्षण का फायदा भी नहीं लिया, जो अपने बाल बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए बैठे हैं या उनके लिए कोई व्यवस्था हो उस उम्मीद में बैठे हैं, उनके बारे में कोई सोच रहा भी नहीं है। आप लोगों ने आरक्षण लिया, मैं आपसे पूछता हूं, अभी बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, सभी लोग हैं यहां, आपके जीवन से सिर्फ आदिवासी समाज नाम की चीज निकाल दीजिए और थोड़ी देर सोच लिए अब आदिवासी नहीं हो, क्या है आपका? अरे आदिवासी थे करके अपॉर्चुनिटी मिली, इंजीनियर बाद में है आप। आदिवासी नहीं होते तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आपके एजुकेशन का क्या होता? आज हजारों लड़के पढ़े हुए इंजीनियरिंग करके, डॉक्टर है बेरोजगार, डॉक्टर बेरोजगार है। ऐसी स्थिति में समाज जिंदा है। मेरे भाइयों, अकेले मुंबई से नासिक तक, पूना, मुंबई, नासिक, इस जोन में आदिवासियों के 27,800 क्लास 3 के कर्मचारी है, 6,300 क्लास 1 के कर्मचारी है और करीब 7,000 क्लास 2 के कर्मचारी है। मैं बाकी मजदूरों की बात नहीं करता। कुछ मत करो, कहीं मत जाओ आप, सिर्फ पूना, नासिक और मुंबई के कर्मचारियों को संगठित कर लो। केवल महादेव कोड़ी को नहीं, वारली को नहीं, ठाकुर को नहीं, गोंड होगा, भील होगा, सबको एक जगह ला लो और उनको बैठा के समझाओ और उनसे इतनी व्यवस्था कर लो कि भैया थोड़ा ईमानदारी से सामाजिक मिशन के लिए थोड़ा ध्यान दे।
और थोड़ा अपने दिमाग का भी योगदान थोड़ा दे, शारीरिक योगदान दे, इतना भी कर लिए तो बंबई से पूरे देश की मूवमेंट चल सकती है आदिवासियों की। यहीं से आप पूरे देश की मूवमेंट चला सकते हैं। लेकिन हम लोग सीरियस नहीं है। पूरा देश यहां के कर्मचारियों की तरफ, मुंबई के आदिवासियों की तरफ आस लगा के देख रहा है कि ये लोग कुछ तो भी करेंगे, क्योंकि ये देश की आर्थिक कैपिटल में रहते हैं, यानी आर्थिक राजधानी में रहते हैं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। आपकी तरफ देख रहे हैं। मेरे को जो मैं बोलना चाहता हूं, बुरा नहीं मानना, उतना सीरियस वातावरण नहीं दिखा। हो सकता है हमारे काम करने में भी कुछ गलतियां हो, लेकिन आपको केवल ये मुंबई, ठाणे, कल्याण ऐसा नहीं सोचना है। जिस जगह पर आप बैठे हैं पूरे देश की बात करना है आपको। कल अगर मणिपुर के आंदोलन के लिए यहां जो मणिपुर के 100 लोग प्रदर्शन कर रहे थे बॉम्बे में, उनके साथ इतने आदिवासी खड़े हो जाते ना, तो उसका मैसेज पूरे देश में लग जाता। लेकिन वो फीलिंग्स नहीं है हमारे में। हम फेल हो गए। हमारी सामाजिकता कम पड़ गई। कुछ लोगों ने बोला है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ही राघोजी भांगरे की बात होती थी। सर, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। जो मद्रास जनरल ऑफ लिटरेचर सोसाइटी एंड साइंस करके जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन डॉक्टर जे.एच. हट्टन ने किया था, और उसका पहला चैप्टर राघोजी भांगरे के नाम से था। और वो पहला चैप्टर को अपने हाथ में लेने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं था। मद्रास में सबसे ज्यादा राम के खिलाफ में आंदोलन चलाने वाले, रावण की बात करने वाले का नाम क्या था? पेरियर रामास्वामी ने सबसे पहले राघोजी भांगरे की फोटो को हाथ लगा के बोला था। वो रिस्पेक्ट है राघोजी भांगरे का। रामाजी भांगरे, राघोजी भांगरे, इनकी बात महात्मा फुले के साहित्य में आपको दिखाई देती है। राघोजी भांगरे का चैप्टर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो केवल ये महादेव कोड़ी है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का चैप्टर नहीं है, वो देश का चैप्टर है। और वो दिन दूर नहीं जो गवारे सर ने बुक लिखी है, जांबाड़े जी ने लिखी थी, और भी लोगों ने किताबें लिखी है। ये किताबें बहुत मददगार साबित हो रही है मेरे को भी। साथियों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, गवारे सर ये सब आप ध्यान में रखो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में टोटेम जो है उसका मतलब देव नहीं होता। टोटम का समानार्थी शब्द केवल आदिवासी भाषा में मिलता है, किसी दूसरे लैंग्वेज में है ही नहीं। जैसे गोंडी में पेन बोलते हैं, उसका कोई समानार्थी शब्द नहीं है, वैसे टोटम ये जो चीज है, आदिवासियों में अपना टोटम होता है, वो टोटम का कोई समानार्थी शब्द नहीं है। इस बात को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया है अभी, और ये थेसिस हमने लिखे उसके लिए। आपकी जमीन, अभी ये जितना सह्याद्री का आधा बेल्ट है, ये टाइगर रिजर्व के नाम से निकल जाएगा अभी आपके हाथ से। सह्याद्री में टाइगर रिजर्व का प्लानिंग शुरू हो गया है। आप ये मान के चलिए, मैं उसका डॉक्यूमेंटेशन आप देख लीजिए, आपका 50% लैंड सह्याद्री से खत्म हो जाएगा, आदिवासियों की जमीन छीन ली जाएंगी। साइलेंस तरीके से, बिल्कुल साइलेंसली तुम्हारी जमीनों को खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। अभी महादेव कोड़ी की भाषाओं को लेकर बड़ा चर्चा है। सब लोग बोलते हैं महादेव कोड़ी की भाषा कौन सी है, कोई मावड़ी बताता है, कोई कुछ बताता है। एक अंग्रेज अफसर ने बोला है कि वो महादेव कोड़ी भाषा में बात करता था, और वो पेशवाइयों के सामने बोला उसने कि महादेव कोड़ी भाषा में राघोजी भांगरे बात करते थे। मेरे को अभी तक के
महाराष्ट्र का जो लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट है, जिसको भाषा शास्त्र विभाग बोलते, उन्होंने अभी तक के नहीं बताया कि महादेव कोड़ी की भाषा कौन सी है। लेकिन एक राघोजी भांगरेज है, जिसके वजह से मराठी भाषा पुरातन भाषा है, प्राचीन भाषा बनने वाली है। मराठी भाषा संस्कृत से पहले की भाषा है, और मराठी भाषा का जो निर्माण हुआ है वो महादेव कोड़ी भाषा से निर्माण हुआ है। ये बात तय होने वाली है। इतना बड़ा साहित्य, इतनी बड़ी विरासत है अपने पास राघोजी भांगरे की। चाहे कातकरी समाज रहे, ठाकर रहे, भील रहे, और कोई भी आदिवासी रहे, ये सोचने का नहीं कि मेरा आदिवासी भील है तो ये महादेव कोड़ी है करके मैं, ये गलत बात। राघोजी भांगरे का काम यहां से मद्रास तक के गया। मद्रास में महादेव कोड़ी कहां से आ गए? तेलंगाना में महादेव कोड़ी कहां से आ गए? क्या वहां महादेव कोड़ी के लिए राघोजी भांगरे लड़ रहे थे क्या? इस देश में सबसे बड़ा संघर्ष क्रिमिनल ट्राइबल बिल के खिलाफ में अगर किसी ने किया है तो उसका नाम है भगवान राघोजी भांगरे। मैं शब्द वापर रहा हूं, लोग बोलते हैं कि भाई सतीश पे एकदम भगवान बना रहे हैं उसको। हाँ, मैं बना रहा हूं। अगर आप राम को भगवान बना सकते हैं, मैं राघोजी भांगरे को तो बना ही सकता हूं, टंटा भील को बना ही सकता हूं, बिरसा मुंडा को बना सकता हूं, बाबूराव शर्माके को बना सकता हूं। साथियों, हमारे इतिहास, हमारे साहित्य, हमारा समाज का जो आना ताना बाना है वो खत्म कर रहे हैं। जिस समाज के भरोसे आपके हिस्से में रोटी, नौकरी और इज्जत आई है, वो समाज को खत्म कर रहे हैं। आपको उस समाज को बचाने के लिए सामने आना है। उस बचाने की प्रक्रिया के लिए आपको महीने में एक बार जमा नहीं होना है। घर में बैठे बैठे भी सोचना है कि मेरे बच्चों का, मेरे समाज का क्या होगा, इस समाज को एक जगह कैसे लाएंगे। यहां अलग अलग जनजाति के लोग हैं, उनको एक जगह कैसे लाएंगे। इसीलिए ये आदिवासी विचार मंच का निर्माण किया गया। बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से जो जनरल काम हम लोग करते हैं, सड़क की जो लड़ाई है, पब्लिकली जो लड़ाई है, जंगलों में लड़ाई है, मैं गर्व के साथ बोलता हूं आपको कि ये बिरसा ब्रिगेड का संगठन है जिसने अंडमान निकोबार में राघोजी भांगरे की बात की है। और वो दिन दूर नहीं भाई, 1 साल के अंदर में राघोजी भांगरे का पुतला और रामाजी भांगरे का पुतला अंडमान निकोबार में दिखाई देगा। अफ्रीका का आदमी जानेगा राघोजी भांगरे कौन है, टंटा भील कौन है, बिरसा मुंडा कौन है। खुशी की बात है, लोग जयंती मनाने लग गए अफ्रीका में। अफ्रीकन लोग, वहां पे जो इंडियन गए वो नहीं, अफ्रीकन लोग अभी भारतीय क्रांतिकारियों की जयंती मना रहे हैं। यानी भारत के जो क्रांतिकारी है, जो भारत का इतिहास है, जो भारत के संघर्ष के योद्धा है, उनकी प्रेरणा दूसरे देश के आदिवासी ले रहे हैं, हम लोग नहीं ले रहे हैं। हमको जो बाकी लोग बताते हैं उसी को मान लेते हैं। एक किताब इन्होंने लिखी है, विलास गवारे ने जो किताब लिखी है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, किताब नहीं है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। ये किताब बाद में बनेगी, जब आप इसको विचारों में कन्वर्ट करोगे तब वो किताब कहलाई जाएगी। आज वो डॉक्यूमेंटेशन है। समाज ने इसको विचारों में तब्दील करने की जरूरत है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है, इसको परिवर्तित करने की जरूरत है। साथियों, समय कम है, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है। मैं बार बार यहां आता हूं, जब भी बुलाए मैं आता हूं, क्योंकि ये मेरा मोमेंट है, मेरे लोग हैं, मेरे सब कुछ है। यहाँ बड़े मोमेंट के जवाबदार लोग भी है, बेंटकुले सर है, वसंत पिचड़ साहब है, बाकी और भी लोग, सब लोग हैं, आप जैसे लोग हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इधर उधर मत भागो, कुछ भी गलत मत करो, संयुक्त रूप से सही लाइन पकड़ लो समाज की। अगर अभी नहीं पकड़े तो सिर्फ किताब रह जाएगी, समाज नहीं रहेगा, नहीं दिखेगा तुमको।
तुमको समाज नाम की व्यवस्था ही नजर नहीं आएंगी देश में। आज पूरे देश के कम से कम 240 से 50 जनजाति के आदिवासी लोग इस मिशन में काम कर रहे हैं, इस सामाजिक आदिवासी सामाजिक मिशन में काम कर रहे हैं। आप लोगों से विनती है कि व्यापक सोचो, बड़ा सोचो, गांव के आदिवासियों के बारे में भी सोचो और देश के आदिवासी के बारे में भी सोचो। इस देश में क्या चल रहा है तुम्हारे साथ, कौन सा षड्यंत्र चल रहा है? साइलेंस किलिंग है। किसी देश में इतनी खतरनाक पॉलिसी नहीं अडॉप्ट की जा रही है आदिवासियों के खिलाफ में जितनी भारत में। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाहर से आने वाले जितने भी पत्रकार है, भारत के बाहर के पत्रकार, अभी अभी यूसीसी का अमेरिका ने विरोध किया है। अमेरिका ने इसलिए विरोध किया है क्योंकि वहां के जो रेड इंडियंस है वो भारत के आदिवासियों के लिए बोले कि अगर भारत में यूसीसी लागू हो जाएगा तो भारत के आदिवासियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और भारत के आदिवासी हमारे वंशज है, ये रेड इंडियंस बोल रहे हैं अमेरिका के। इसका असर है ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अपन ने अरेंज किए थे उसमें जो 16 देशों के लोग आए थे उन्होंने भी यूसीसी का विरोध किया है। अब हमको यूसीसी समझता ही नहीं है, हम लोग बाकी सब चीजों को समझना नहीं चाहते हैं, हम लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। हमको लगता है भैया मेरा पेट भर गया, मेरे बच्चे, मेरा घर और लेता हूं, इसी दुनिया में हम लोग खो रहे हैं, लेकिन हम इनडायरेक्टली अपने बच्चों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। आज के दिन मेरी आपसे ज्यादा बात करना के बजाय मैंने एक यूसीसी पे इंटरव्यू दिया हूं, वो इंटरव्यू का एक क्लिप है, यूट्यूब पे भी है और क्या में है, वो फेसबुक पे भी है। आप लोग जरूर पढ़ो, ये भाषण सुनने के बजाय उसको घर जाके आराम से सुनो, क्योंकि अपना टाइम कम है। बॉम्बे जैसी सिटी में आदिवासियों का एक हॉल भी नहीं है। ईमानदारी से जो हम लोग इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद हमारी एक जगह नहीं, अपना एक हॉल नहीं, इतना ही बड़ा हॉल बना लेते तो कम से कम किसी की परमिशन की तो जरूरत नहीं पड़ती। आज के दिन मैं आपको बधाई देता हूँ, इतनी पानी में, इतने विपरीत मौसम में आप लोग आए, इस कार्यक्रम को सफल बनाए। विलास गवारे जी इतना सुंदर इनका इंटरप्रिटेशन, मैं उनकी बाकी किसी चीज को मैं महत्व नहीं देता, वो बाद में देखेंगे, लेकिन उनकी जो मेहनत है मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। उनके साथ में भोसले साहब है, हमारी मूवमेंट में भोसले साहब अलग अलग समुदाय के लोग भी काम करते हैं। आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो यादगार कंट्रीब्यूशन है। जंगले साहब है जिन्होंने, मैं जब भी देखा उनकी कम से कम 50-100 तक की किताबें जारी है। ये एज में इतनी बड़ी चीजें लिखना ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़े सैनिक है, कंट्रीब्यूशन है इनका। जो रिटायर्ड हुए हैं हमारे लोग, वो आज भी, आप रिटायर्ड नहीं हुए साहब, आपको सत्कार आपका इसलिए किया क्योंकि आज से आप ज्वाइनिंग हो गए मिशन में, आपकी नई ज्वाइनिंग है। आप उधर आयुक्त नहीं है, आप मिशन के कमिश्नर है, आप मिशन के पदाधिकारी है। मेरे लिए, आप तमाम लोगों के लिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आपको यकीन दिलाता हूं कि मिशन बहुत ईमानदारी से पूरे देश में काम कर रहा है, अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहे हैं, और यही काम आपको मुंबई में रह के करना है। पूरे लोगों की नजर आपके ऊपर में है। मेरी तो आखिरी उम्मीद आप ही लोग हैं। बामसेफ के लोगों को यहां से करोड़ों रुपया चंदा मिलता है मुंबई से, उनके लोग इतने ईमानदारी से देते हैं, आप लोगों का क्यों नहीं हो सकता है? फुल टाइमर लड़के इस समाज में आना चाहिए। बेरोजगार पढ़े लिखे लड़कों को आप लोग पॉकेट मनी देके तो कम से कम समाज में काम करने लायक बनाओ, तब समाज का काम चलेगा। लड़कियां, नए नए बच्चे, उनका प्रशिक्षण, उनका ट्रेनिंग, उनको कैडर बेस काम कराने की जरूरत है आज, और ये सब प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। बाहर का आदमी कोई नहीं आएगा, आप ही को करना पड़ेगा। आज के दिन मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं सबका धन्यवाद देता हूं कि भाई मुझे अध्यक्ष बना, इसके बाद कभी अध्यक्ष नहीं बनूंगा क्योंकि मैं समझ गया हूं अध्यक्ष का मतलब क्या होता है,
आपकी बोलने की स्वतंत्रता को छीनना है, आपके टाइम को छीनना है और आपको चुपचाप लटका के रखना है, तो अध्यक्ष बना दो उसे। क्योंकि एक अध्यक्ष का हाल देख चुका हूं मैं, जिनका नाम जीरवड़ साहब है। सिर्फ बोलने के लिए अध्यक्ष है और वो पूरे पार्लियामेंट यानी विधानसभा से बाहर है। इतना बहिष्कृत अध्यक्ष तो मैंने देखा ही नहीं। बाकी का सम्मान होता है, लेकिन आदिवासी है करके उसका अपमान करेंगे। ये सब चीजों पे आप लोग ध्यान दो, बारीकी से ध्यान दो। चाहे कोई कुछ भी बोले, समाज सबसे बड़ी चीज है। समाज से बढ़ के कोई चीज नहीं है। समाज के लिए राघोजी भांगरे फांसी लगाए, समाज के लिए बिरसा मुंडा फांसी लगाए, समाज के लिए टंट्या भील ने फांसी लगाए, समाज के लिए बाबूराव शर्मा के ने फांसी किया। ऐसी क्या चीज है समाज कि लोग फांसी अपनी जिंदगी देना चाहते हैं? यानी आज आपको बोलूं मैं कि शंकर भगवान के लिए फांसी लगा सकते क्या? उपास रख बोलूंगा तो रख लेंगे, लेकिन फांसी लगा तो लगाएंगे क्या? नहीं। लेकिन समाज के लिए फांसी लगाने वाली बात, यानी मेरी नजर में भगवान से बड़ी चीज है समाज हमारे लिए। आज के दिन आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत हो गया है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं सबको बधाई देता हूँ जिन जिन का सत्कार हुआ, जो लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी वजह से जिनको बोलने नहीं दिया गया, हमारे जो ऑफिसर्स है जो हमेशा बड़े चेहरे के रूप में मिशन के पीछे खड़े हैं, उन सब का धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। जय बिरसा, जय आदिवासी।